सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की कमालिया में की गई तकरीर पर तशवीश का इजहार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ने तकरीर में कहा कि जजेस को साथ मिलाया जा रहा है, अगर वज़ीर आज़म को अदलिया पर एतमाद नहीं तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सोशल मीडिया में होने वाली बहस के ज़ेरे असर नहीं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा एमन सैयद से। एमन सैयद, बताइएगा आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, आज अहम तरीन सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तकरीबन 2 घंटा ये समाअत जारी रही है और 5 रुकनी बेंच था जिसको चेयर कर रहे थे चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल, और आज अटॉर्नी जनरल जो खालिद जावेद हैं उन्होंने अपने तमाम तर दलाइल मुकम्मल करने थे। गुज़िश्ता जो समाअत हुई इसमें उन्होंने कहा था कि अगली समाअत में मैं 2 घंटे में दलाइल मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन आज जब पूछा गया दौरान दलाइल तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ मजीद वक्त चाहिए क्योंकि हम और भी बात करना चाहते हैं इस बारे में, और आज क्योंकि असम्बली का सेशन भी है इस हवाले से वक्त थोड़ा महदूद है। इसके साथ साथ जस्टिस मजहर आलम जो है उन्होंने बात करते हुए वज़ीर आज़म का खासकर हवाला दिया और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कमालिया में अपनी खिताब में कहा कि कुछ लोग जो जजेस को अपने साथ, अदलिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपने इसको नोटिस किया है, उसको सुना है, और इस बारे में क्या कोई उस लाया अमल क्या आप इस बारे में सोचते हैं। जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने तो सोशल मीडिया पे इस बारे में सुना था, लेकिन और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लेकिन जो अदलिया है वो कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे बयानात अगर चलते हैं तो अदलिया जो है, जजेस जो है वैसे तमाम किसी भी बातों से मुतासर नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वुज़रा हों, उनको अपने तमाम तर बयानात में और खासकर ऐसे मुकदमात जो ज़ेरे इल्तवा हों उनमें बयानात देते हुए बहुत ज़्यादा ही ख्याल करना चाहिए और बहुत सोच समझ के इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो वो सिंध हाउस पे जो हमला हुआ उस पर भी बात हुई और एडवोकेट जनरल सिंध जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल बचकाना दफात जो वो लगाई गई हैं इस हमले में, और दहशतगर्दी की जो मेन दफात है उसको शामिल नहीं किया गया, इस वजह से हम इस पर मुतमिन नहीं है। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम तर जो दफात बनती हैं और जो होनी चाहिए इस पे वो लगाई जाएं और कल हमें इस बारे में मजीद तफसीलात भी दी जाए। जी अच्छा एमन, ये भी जानना चाहेंगे 63A की तशरीह के हवाले से जब सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत हो रही है तो इस दौरान बात हुई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हुकूमती वुज़रा मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि मुनहरिफ अराकीन जो है उनके खिलाफ नाअहली भी हो सकती है, तो कोई तशरीह दी गई है या की गई है कि जिसमें वाकई ये बात दुरुस्त हो सके? जी बिल्कुल, इस बारे में अटॉर्नी जनरल ने भी बात की और उन्होंने कहा कि जो भी कारकुनान जो है वो किसी जमात के तहत जब मुंतखब होते हैं और सामने आते हैं तो एक किस्म का वादा लेके आते हैं कि वो अपनी जमात से मुखलिस रहेंगे, अपनी जमात के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए कोई भी मुनहरिफ होता है अगर तो उसके लिए बाकायदा सजा बनती है, क्योंकि ये किस्म की आवाम से भी धोखाधड़ी है कि आप किसी जमात का वोट ले आप बरसरे इक़्तिदार आते हैं और फिर आगे के आप अपने फायदे देख के जो मुनहरिफ हो जाते हैं। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये किस्म की लॉयल नहीं है अपनी पार्टी से, तो इन लोगों के लिए जो है वो सजा होनी चाहिए और ये कानून के खिलाफ है। और इसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि तमाम तर हम जो 63A है उसको हम देख रहे हैं और उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कानून शिकनी जो है वो आइन के तहत ऐसी नहीं की जा सकती। पार्टी से जो मुनहरिफ होने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सजा का जिक्र किया गया है और ये सजा जो है वो 3 से 5 साल भी हो सकती है, और लेकिन अगर जुर्माना अदा किया जाए अगर इस बारे में तो उसके बारे में बाद में जो है वो सोचा जा सकता है इस बारे में। जी अच्छा, तो शौकत बराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बराचा, जिस तरह से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत हुई है और उसमें वज़ीर आज़म की कमालिया की तकरीब के बारे में रिमार्क्स आए कि अगर आपको एतमाद नहीं है तो फिर क्या होगा, तो क्या समझते हैं आप इसके पर अदालत मजीद फैसला सादिर कर सकती है? देखें, वो बड़ी सीरियस तकरीर थी। वो सिर्फ जजेस के साथ साथ जो दीगर इदारे हैं उन पर भी वज़ीर आज़म साहब ने एतराज़ किया था। मेरा मुराद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तो बराह रास्त वज़ीर आज़म ने कहा कि वो तो नवाज शरीफ से मिला हुआ है। अदलिया के बारे में अलबत्ता वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था कि अदलिया कुछ कर रही है, बल्कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि नवाज शरीफ अदलिया को साथ मिलाने की या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज के हवाले से जो आज कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई, कोर्ट का जाहिर है ये कोर्ट के ऊपर बात आ रही थी। आपको याद है इसी तरह का केस मोहसिन बेग वाला केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो टेकअप किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी यही कहते रहे थे। या वो जो एक एफिडेविट आया था राना शमीम वाला, एग्जैक्टली वो केस था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था
کہ آپ ان ججوں کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، پہلے بتائیں، ایویڈنس دیں. تو یہ سملر نیچر کا یہ کیس ہے. اور وہ اگر رانا شمیم تو ایک ریٹائرڈ جج ہیں، لیکن اگر ملک کے وزیر اعظم یہ کہیں کہ نواز شریف ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے تو عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. اور دوسرا یہ جو کیس چل رہا ہے 63A والا، اسی کے تناظر میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے تو وعدے کر دیا نا کہ ووٹ کاسٹ بھی ہوگا اور کاؤنٹ بھی ہوگا. تو جو حکومت چاہ رہی تھی کہ ان کو ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے جو منحرف لوگ ہیں، یا بعد میں اسپیکر انویلڈ قرار دیں، تو وہ تو قصہ اوور ہو گیا. اب تو صرف یہ رہ گیا کہ جی آپ سزا کتنی ہو، ون ٹائم ہو، یعنی اسی اسمبلی سے ان کو نااہل کیا جائے، 5 سال کے لیے ہو یا تعیات ہو. تو انڈیکیشن تو یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید یہ ریفرنس ہی واپس ہو جائے. لیکن اس میں سے یہ جو درمیان والی سٹوری نکلی ہے، اب مسئلہ تو وہی ہے جو پہلے آپ ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے کہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے یہ والے اور مسائل بھی اپنی ہی تقریروں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو اللہ خیر کرے. تو شوکت پراچا، آپ سمجھتے ہیں کہ اور تقریروں کو بھی سنا جائے گا جس میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، دیگر اداروں کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے، اور کل کا خطاب تو خاصا طویل تھا؟ دیکھیں، کل کا خطاب طویل تھا لیکن اس میں تھا کچھ نہیں سوائے وہ جیب سے کاغذ نکالا. اور وہ تو جو ڈومین ہے نیشنل سیکیورٹی کا، وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا وزیر اعظم اجلاس بلائیں یا کور کمانڈر میں ڈسکس کیا جائے، وہ تو تقریروں میں ڈسکس کرنے والا معاملہ نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں ضرور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، وضاحت دینی چاہیے رادر کہ واقعی وہ نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ براہ راست بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. یہ عدلیہ کے حوالے سے دبے لفظوں میں جب بھی شہباز شریف کی ضمانت ہوتی رہی یا حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی یا شاہد خاقان عباسی کی ضمانت ہوئی تو خدرا زیر لب یہ کہتے تھے. وزیر اعظم تو بار بار جلسوں میں کہتے رہے کہ بڑے آدمی کو جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور چھوٹے پڑے رہتے ہیں، تو پھر عدالتیں کریں کہ بڑے سب کو جیلیں کھول دیں. آپ کو یاد ہوگا اس طرح کے بیانات. تو وہ بیانات بھی ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن ریاض فتحانہ صاحب، عجیب بات ہے، وہ قانون انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، وہ چیئرمین ہیں قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف. ان کی میزبانی میں وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے. تو عدلیہ ظاہر ہے بات کر رہی ہے اس پہ، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ٹھیک، شوکت پراچا ہمارے ساتھ رہے گا. ایمن سعید، آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے ہم پچھلی سماعت کو اگر دیکھیں تو اس میں کافی ڈیٹیل میں پورا پروسیس جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا ان منحرف اراکین کے لیے جو کہ اپنی پارٹی سے الگ جا کر ووٹ دیتے ہیں، ان کے خلاف کس طریقے سے کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ہم دوسری جانب اٹارنی جنرل کے دلائل دیکھیں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر سزا جو ہے وہ نااہلی ہی ہونی چاہیے، تاحیات نااہلی. تو آج اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں مزید کس طریقے سے سپریم کورٹ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی بالکل، اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے آج اپنے جو دلائل دیے تو اس میں یہی کہا کہ کوئی بھی کارکنان ہیں جب وہ منتخب ہوتے ہیں پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ تو وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل رہیں گے اور وفا نبھائیں گے. لیکن اس طرح منحرف ہو جانا، کسی اور کشتی کا سوار ہو جانا، تو یہاں پر جو ہے یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. اور دھوکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دھوکہ نہ صرف پارٹی کے ساتھ ہے بلکہ عوام کے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہے، کیونکہ عوام کی بھلائی کے لیے عوام کے ذریعے منتخب ہو کے ایسے نمائندے جو سامنے آتے ہیں. تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ سزا جو ہے وہ بنتی ہے ایسے منحرف اراکین کے لیے اور سزا ان کو دی جانی چاہیے. یہی آئین جو ہے 63 انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ 63A جو ہے اس کا مطالعہ کریں بغور تو اس میں واضح طور پر اس چیز کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ایسے منحرف اراکین جو پارٹی سے دغا کرتے ہیں اور ایک کشتی اپنے فائدے کے لیے کسی اور کشتی کے سوار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے واضح طور پر سزا جو ہے وہ آئین میں دی گئی ہے. جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف جو اپوزیشن کے اراکین ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے رہے اور کل کا جلسہ جیسے بہت دن سے لوگوں کو انتظار بھی تھا، اس حوالے سے بھی اپوزیشن اراکین بات کرتے رہے. اور جیسے احسن اقبال بھی آئے، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی آئے، یہاں پہ قادر مندوخیل آئے، انہوں نے بھی بات کی، احسن اقبال نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ کل کا جلسہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ جتنی تعداد وہ جتنے عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کا بہت کم حصہ بھی عوام نہیں آئے. اور خط کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو خط عمران خان نے ہوا میں لہرایا ہے وہ صرف ایک شوشہ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جی ٹھیک، ایمن سعید ہمارے ساتھ رہے گا. شوکت پراچا، آپ سے جاننا چاہیں گے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی
रही है, या पिछली वाली समाअत में जिस तरीके से अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई मुनहरिफ अराकीन की जानिब से इस तरीके से वोट दिया जाता है जो अगेंस्ट होता है हुकूमत के, तो हुकूमती सरबराह जो है, यानी कि उस सियासी पार्टी का जो सरबराह है, वो उनके खिलाफ एक्शन लेगा, और अगर वहां पे भी बात नहीं होती तो स्पीकर से बात की जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन जाया जाएगा। तो इस पूरे में अदालत का ताल्लुक जो है वो बहुत आखिर में आएगा। तो इस पूरी चीज में किस तरीके से ये नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्टली जो आपने बात की यही 63A है। 63A कहता है 4-5 प्रेपोजिशन हैं, वजीर आजम के इलेक्शन के वक्त है, जब बजट पास होता है वो वक्त है, नो कॉन्फिडेंस का वक्त है, और आइन में तरमीम का वक्त है। इन 4 कंडीशन में हर MNA के लिए, रुकने असेंबली के लिए अपनी पार्टी के मुताबिक वोट देना जरूरी है, डायरेक्शन के मुताबिक, अदरवाइज 63 लागू होगा। अब दूसरा प्रोसेस है 63 का कि जब कोई रुकन कौमी असेंबली अपनी पार्टी डायरेक्शन के, पार्टी चेयर की डायरेक्शन के खिलाफ जाता है, तो पार्टी चेयर जो है, पार्टी चेयरमैन एक डिक्लेरेशन उसके खिलाफ स्पीकर को भेजेंगे। स्पीकर ने 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को ये भेजना है डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन होगा डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर नहीं भेजते तो फिर ये तस्वर कर लिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने भेज दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने 30 डेज के अंदर अंदर ये फैसला करना है कि द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज डिस्क्वालिफाइड या अदरवाइज, और जो भी फैसला हो इलेक्शन कमीशन का, उस फैसले को फिर विद इन 90 डेज आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ 63A, और यही अदालत कह रही है। और आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक और बड़े जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने इन 13-14 लोगों को डिस्क्वालीफाई करवाते हैं तो आपकी तो अपनी अक्सरियत खत्म हो जाएगी, तो फिर वजीर आजम कहाँ रहेंगे? शौकत राजा, आपसे मजीद बात करते हैं। मुनीज़ा जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है और अदालत में मौजूद थी समाअत के वक्त। मुनीज़ा, आप समझती हैं कि अदालत में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें उनको कुछ मिल पाएगा? देखिए, इस वक्त मैं अदालत के अंदर ही खड़ी हुई हूँ, और आज भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपना जो केस है वो सामने प्रेजेंट किया है, और जो आला अदालत है आज उनका दारोमदार इसके ऊपर था कि अटॉर्नी जनरल अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो खत्म करें, क्योंकि उनको एहसास है कि रमजान की आमद है, और दूसरा ये है कि मामला जो है वो जल्दी हल करने हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उनको आज का टाइम दिया हुआ था कि आज आप अपनी आर्ग्यूमेंट मुकम्मल कर लें, मगर उन्होंने मजीद 2 दिन और मांग लिए हैं। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सेनेटर हैं, उन्होंने भी अपनी एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दी है, और फिर उसके बाद जो दूसरी साइड से रजा रब्बानी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मंसूर अवान साहब हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और मखदूम अली खान हैं जिनको शहबाज शरीफ साहब ने एंगेज किया हुआ है, उनकी आर्गूमेंट जो है वो प्रेजेंट की जाएंगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये शायद 4 अप्रैल से भी ज्यादा बढ़ के चला जाए। हालांकि आला अदलिया का आज जोर था और उन्होंने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि वो अपनी आर्गूमेंट खत्म करें, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अभी तक तो आपके आर्गूमेंट हवा के अंदर हैं, आप अपनी आर्गूमेंट का जो क्रक्स है वो हमारे सामने पेश करें। क्योंकि इस वक्त जो अटॉर्नी जनरल का अटेम्प्ट है वो ये है कि 63A जिसका ताल्लुक डिफेक्शन से है, कि अगर एक MNA जो है वो अपनी पार्टी से अलग होके और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर वजीर आजम के खिलाफ वोट डालता है तो फिर वो अपनी रुकनियत खो बैठता है। वो है 63A, वो उसको जोड़ना चाह रहे हैं 62(1)(f) से, जहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन का क्लॉज है, क्वालिफिकेशन क्लॉज ये है कि जितने भी MNAs हमारे ईवान के अंदर बैठे हुए हैं वो सादिक और अमीन हैं, इसके पर पूरा उतरते हैं, एंड देयरफॉर दे आर सिटिंग इन द नेशनल असेंबली। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज को क्वालिफिकेशन क्लॉज से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताते हैं कि अगर मैं इसको जोड़ पाया और मैं इन दोनों को इकट्ठे कर पाया तो फिर मेरे पास एक केस है। तो अभी जितने भी आर्ग्यूमेंट थे उसके वो उसके इर्द ही घूम रहे थे, मगर आज जस्टिस मंतोखेल ने भी ये कहा कि अदालत को सियासत में ना उलझाएं। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो मेंबरान हैं वो इस वक्त अपनी रेजिग्नेशन नहीं दे रहे,
फिर जस्टिस मंदोपैल ने ये भी कहा कि आप ये कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन करेगा। उन्होंने ये भी उनसे सवाल करते गए कि जो आपकी आर्गुमेंट है उसको आप बार बार कहते रहे कि आप अपनी आर्गुमेंट को जो है वो कंप्लीट करें, और ये कहते रहे कि ये भी उन्होंने इसके पर इतराज किया कि जितना अटॉर्नी जनरल जाके टेलीविजन के पर इंटरव्यू देते हैं तो उन्होंने कहा आप ये मत करें, इसलिए चूंकि गलत इंप्रेशन जाता है कि अदालत के अंदर क्या हो रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल किया गया कि क्या पार्लियामेंट को ये जितनी भी सियासी जमातें हैं क्या उनको ये सबकी राय है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखिए सबके साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ ही ऐसा हो चुका है। तो अदालत ने कहा कि देखिए आप ये बात हमें वाज़ेह करके बताएं कि क्या सभी पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन इस चीज की चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। तो जहां हम बैठे थे इतना लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, अच्छे वकील हैं, मंजे हुए वकील हैं, लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, मगर ये वाज़ेह बात थी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स है इसके बाद बैरिस्टर अलीपर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे जो उन्होंने पहले से गिरफ्तार किया अटॉर्नी जनरल से जरा मुख्तलिफ होगा। तो जब आपकी अरकान असेंबली जो मुतहर्रिक अरकान असेंबली हैं ये मुमकिन है कि जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जाएंगे तो अभी तक अदालत के अंदर ये फैसला नहीं होगा क्या लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। एक बात प्लीज मुझे बातें करने दीजिए, इसे हम स्टार्ट हैं, तो ये है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर आपको कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी। सही। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। बिल्कुल। यहाँ फिर अगर वो इसको इंटरप्रेट करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो पार्लियामेंट की रूल के खिलाफ होगा क्योंकि ये जो राइट है ये इलेक्टेड मेंबर्स का है। ठीक मुनीज़ हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन बता रही थी आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से समाअत हुआ हम केस के ऊपर जो कि सदारती रेफरेंस है 63A की तशरीह जिस पे की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने आज भी अपने दलाइल पेश किए हैं, लेकिन इसी दौरान जस्टिस मजहर का कहना था कि वजीर आजम ने तकरीर में कहा जजेस को साथ मिलाया जा रहा है, तो उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया अगर वजीर आजम को अदलिया पर एतमाद नहीं तो फिर क्या होगा।